नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सहारनपुर, रुड़की, कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 98 तक पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सहारनपुर से 64, रुड़की से 20, कुशीनगर में 8 लोगों की मौत की खबर आई है। अभी तक जहरीली मौत से प्रशासन और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन मौत का ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा 98 तक यानी कि 100 के करीब पहुंच चुका है। इन आंसुओं के पीछे जहर है। वो जहर जो उस शराब में मिली थी, वो शराब जिसे पीने पर यूपी से उत्तराखंड तक त्राही त्राही मची है। शहर शहर मातम पसरा है। आंसू थम नहीं रहे। शवों का अंबार लगता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में जहरीली शराब का कहर बरपा है। एक के बाद एक दम टूटने की खबरें आ रही हैं। भाई ने जहरीली शराब पी थी और जहरीली शराब पीने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। रात को गाँव में ही पी थी जी, वो खरीद कर पी थी। और क्या हुआ? वो जहरीली शराब थी साहब, और उसको अचानक सब लोगों की तबीयत खराब होगी, भाई की भी होगी। शराब देसी गांव से खरीद के पी गई, इसमें उसकी मौत हुई। सहारनपुर ही नहीं, यूपी के सुदूर पूर्व बिहार से सटे कुशीनगर में भी जहरीली शराब मौत बनकर आई। लोगों का आरोप है कि बिहार से सटे इलाके में शराब माफिया का राज है। ये बिहार में शराबबंदी का फायदा उठाकर जहरीली शराब की तस्करी करते हैं। कुशीनगर के एसडीएम ने तो सीधे सीधे थाना इंचार्ज पर ही कार्रवाई न करने का आरोप मढ़ दिया। मैं जब से यहाँ आया तब से बार बार यही सभी से कहते रहा कि हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर ये की बुराई है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन इस पे कठोर कार्रवाई न किया जाना ये एक बड़ी दुर्घटना को जो है बुलावा है। यूपी के 2 जिलों में जब जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ा तो प्रशासन भी हरकत में आ गया। दर्जनों जिलों में छापेमारी शुरू हो गई। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, देवबंद, मथुरा, बुलंदशहर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट में भी छापेमारी हो रही है। मेरी जानकारी अनुसार कुशीनगर में करीब 12-14 लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है और जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि सूबे की सरकार इतनी देर बाद क्यों जागी? सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल हुए तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। मौत हो रही है महाराज जी, शराब से मौत हो रही है। योगी जी, मुख्यमंत्री जी, योगी जी बताते जाइए। सिर्फ यूपी ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में जहरीली शराब का कहर बरपा। रुड़की में मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। शासन ने इसमें अभी तक टोटल जो 13 कर्मचारी और अफसर इनको सस्पेंड कर दिया। जो आबकारी विभाग के इसमें जो प्रिवेंटिव के इंस्पेक्टर हैं वो भी हैं, और इस क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड किया। आनन फानन में उत्तराखंड सरकार ने पुलिस वालों समेत 13 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इस पर सवाल तो वही है कि सरकार की नाक के नीचे मौत के सौदागर कैसे काम कर रहे थे, कैसे जहरीली शराब का ठेका लगा रहे थे। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। 98 मौत पर भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध ली हो, लेकिन प्रशासन हरकत में है। राज्य के कई शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे जाने लगे हैं। प्रशासन हरकत में आ गया है। उन्नाव, सुल्तानपुर, महोबा, ललितपुर, बिजनौर, मेरठ समेत दर्जनों शहरों में जबरदस्त छापे मारे जा रहे हैं। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अट्ठानवे मौतों के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर वाली पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष का यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक के नीचे जहरीली शराब का कारोबार कैसे चलता रहा, फलता फूलता रहा। सरकार ने भ्रष्टाचारियों को और गुंडों को जिस तरह से बढ़ावा दे रखा है,
चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, वो लगातार बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो है मरीज जो है वो मेरठ लाए गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनके पोस्टमार्टम को लेकर वहां पर शोर हो रहा है। कुछ सहारनपुर से अभी निकल चुके और आने वाले हैं, और आसपास के इलाके में भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, और लगता है कि ये टोल जो है 60-70 तक पहुंच गया है, और भी ऐसी कई मौतें सामने आने वाली हैं, शायद सैकड़े तक जाएगी। उत्तर प्रदेश जंगल आज बन चुका है। यहाँ पे अपराधियों का, माफियाओं का वर्चस्व है। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे जंगल कटाई के माफिया हो, हर तरफ। और अपराधी जो हैं वो मस्त हैं और जनता जो है त्रस्त है, और सरकार अपने कान में तेल डाले सो रही है, परनिंदा आत्म प्रशंसा में लीन है। हम इसे स्वीकार करते हैं कि इसमें जिसकी भी चूक रही होगी, ये अच्छी हरकत नहीं है, अच्छी घटना नहीं हुई है, दुखदायी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पर राजनीति करना, किसी मौत पर राजनीति करना कि सरकार, योगी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है, एक दुर्घटना हुई है, नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है। जो बिहार के नशाबंदी आंदोलन के विरोधी थे, उनको सबक लेना चाहिए कि जहां शराबबंदी नहीं भी है, वहां पर भी जहरीली और खराब शराब को इस्तेमाल से मौतें हो रही। ऑपरेशन रथ यात्रा को लेकर आज तक के खुलासे पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज तक के खुलासे का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। आज तक के खुलासे के बाद बीजेपी ने यह फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर से अपील करेगी और पश्चिम बंगाल सरकार के झूठे दावे को बेनकाब करने की कोशिश करेगी। वहाँ के इंस्ट्रक्शन से ही रिपोर्ट बनता है, उसी तरफ जाता है कलकत्ता के। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर के इस खुलासे ने बीजेपी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने का हथियार दे दिया। बीजेपी ने ममता पर उसकी रथ यात्रा को रोकने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। आज तक के स्टिंग का हवाला देते हुए मोर्चा खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खोला। कल एक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें उनके आईबी अफसर कहते थे कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं था, ममता दी डरी हुई है, इसलिए हमने ऐसा रिपोर्ट बना कर रखा। मैं आपको बधाई देता हूं आज तक की टीम को कि उन्होंने सच को सामने लाए हैं, वरना एक गलतफहमी फैला रखी थी जिस ममता दीदी की सरकार ने, और वास्तव के अंदर अब ये सिद्ध हो गया है कि एक निरंकुश सरकार, एक अराजक सरकार इस वक्त वेस्ट बंगाल में है। आज तक ने खुलासा किया था कि जिस सांप्रदायिक माहौल के खराब होने का हवाला देकर ममता ने बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगाई थी, उससे जुड़ी रिपोर्ट दबाव में बनवाई गई थी। स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों पर दबाव बनाया गया। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बंगाल सरकार के पास ऐसे कोई ठोस खुफिया इनपुट थे ही नहीं जिनके आधार पर रथ यात्रा पर प्रतिबंध को जायज ठहराया जा सके। अभी जो कुछ भी स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई पड़ा, वो किस तरह से अपराधियों के साथ साठगांठ करके एक लोकतांत्रिक ढंग से होने वाली रैली, होने वाले कार्यक्रमों पर आपराधिक माइंडसेट के साथ उस पर रोकना और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का एक जीता जागता प्रमाण है। मीडिया हाउस ने स्टिंग किया और उस स्टिंग में स्पष्ट आया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ये बात से बिल्कुल नकारा है कि ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से वहां पर किसी भी राजनीतिक गतिविधि को रोका जाए, और ये बात कैमरा के ऊपर कही है। इससे संबंधित जो टेप्स हैं वो सबके पास पहुंच भी गई हैं, रिलीज भी हो गई हैं। इसी से स्पष्ट है कि ये भ्रमित करने की राजनीति कर रही हैं, देश को धोखा देने की राजनीति कर रही हैं। खुफिया विभाग का एक सीनियर अधिकारी साफ साफ कबूल कर रहा है कि हर जगह पर सरकार का सीधा दखल है। यहाँ तक कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी हुक्मरानों की मर्जी के हिसाब से तैयार की जा रही है। मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, SIT आज तक। राजस्थान में गुर्जरों ने अशोक गहलोत और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। लगातार 30 घंटे से गुर्जर दिल्ली मुंबई रेल रूट को ठप किए बैठे हैं। इनकी मांग है कि गुर्जरों को 5% आरक्षण के दायरे में लाया जाए। उनके आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल नेटवर्क की कई सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।
रेलवे लाइन पर गुर्जरों के तंबू तन गए, लंगर लग गया, चूल्हा सुलगने लगा। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गए। लाठी डंडों से लैस सैकड़ों गुर्जरों की भीड़ जस का तस डेरा जमाए हुए है। ये सवाई माधोपुर के मकसूदनपुरा का नजारा है। आंदोलनकारी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से ठप कर बैठे हैं। मांग उनकी वही है, 5% आरक्षण वाली। आरक्षण लेके ले आयु 5% और लेके हटेंगे नहीं। लड़ाई करके लेंगे, राजिश नहीं देगा लड़ाई लड़े लेंगे। मर जाना नहीं, खत्म हो जाना, हटेंगे नहीं। जब तक 5% आरक्षण समाज को नहीं मिल जाता तब तक हम इस ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। 14 साल से संघर्षरत है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ये हमारा लास्ट फैसला है कि इस बार तभी उठेंगे जब हमें गवर्नमेंट 5% आरक्षण दे देती। अब तक 14 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और 20 रेलगाड़ियों के रास्ते बदल दिए गए हैं। रेलवे को करोड़ों का घाटा हुआ है। आंदोलनकारियों ने सरकारी अफसरों को दो टूक बता दिया कि डेरा तभी उठेगा जब उनकी आरक्षण की मांग मान ली जाएगी। Why don't they give us 5%? हमें दिला, हम जाएं। क्यों रहेंगे हम यहाँ पर? हम तो इसलिए रहे हैं कि हम मजबूर हो गए। 14 साल से हमारी कोई नहीं सुन रहा है। या तो हमें इस देश से निकाल दो, या ये कह दो कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में वोटों के लिए झूठ बोला था, इसलिए हम चले जाएंगे यहाँ से। उधर राजस्थान सरकार ने 3 मंत्रियों की टीम बनाई है। इस टीम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, समाज कल्याण मंत्री भंवर लाल मेघवाल और रघु शर्मा को शामिल किया गया है। तीनों मंत्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बात करेंगे। गुर्जरों के आंदोलन का सिलसिला 14 साल से चल रहा है। गुर्जर समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अतिरिक्त 50% की कानूनी सीमा में गुर्जर को अति पिछड़ा श्रेणी के तहत 1% अलग से आरक्षण मिल रहा है। लेकिन उनकी मांग है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 5% की जाए। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनी तो गुर्जरों के साथ इंसाफ होगा। अब गुर्जर इस वादे का हिसाब मांग रहे हैं। शरद कुमार के साथ देवांकुर वधावन, आज तक। कांग्रेस ने आज बीजेपी पर कर्नाटक सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपने दावे को और पुख्ता करते हुए कांग्रेस ने एक ऑडियो जारी किया और दावा किया कि इस टेप में आवाज बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा की है। दावे के अनुसार इस ऑडियो में येदियुरप्पा को कांग्रेस विधायक को तोड़ने की कोशिश करते हुए सुना जा सकता है। यार मंत्री ಮಾಡ್ತೀವಿ और 10 crore इलेक्शन ಅಂತ। कांग्रेस का दावा है कि इस टेप में जो आवाज सुनाई दे रही है वो बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की है। येदियुरप्पा कांग्रेस के विधायकों को चारा डाल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में ऑडियो क्लिप जारी कर बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। दावा ये कि येदियुरप्पा पाला बदलने के लिए हर विधायक को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा इज ऑफरिंग 10 crores per MLA and he offering 12 MLAs as ministers also. What type of politics these BJP people are doing? We are seeking an answer from the Prime Minister whether he is going to take action or not. कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से इशारा मिलने के बाद ही कर्नाटक में गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी 12 विधायकों को मंत्री पद का प्रलोभन दे रही है। इसके अलावा 6 विधायकों को अलग अलग बोर्ड का चेयरमैन बनाने का भी ऑफर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की ये साजिश नाकाम रही, कोई विधायक पाला बदलने को तैयार नहीं। सारी चीजें बाहर आ गई हैं। अब वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो लोग ये करना चाहते हैं किसी तरीके से कांग्रेस और जनता पार्टी की जो सम्मिश्र सरकार है उसको गिराना चाहते हैं। लेकिन सारे एमएलए मजबूत हैं, सरकार टिकेगी, मजबूत रहेगी, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। इधर कर्नाटक में कांग्रेस के 4 बागी और कुछ असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी से सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पार्टी के व्हिप को नकारते हुए कांग्रेस के 10 विधायक बजट सत्र के पहले दिन सदन में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस ने अपने 4 बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को नकार दिया। अब बीजेपी स्टिंग का जवाब स्टिंग से देने की तैयारी में है। दावा किया गया है
कि सोमवार को बड़ा खुलासा किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के चुनावी मिशन पर थे। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल में ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिए कि क्षेत्रीय दलों के विरोध के बावजूद सरकार असम में नागरिकता कानून को लेकर अपने रुख पर पूरी तरह से कायम है। न तो नागरिकता कानून में कोई बदलाव, न ही घुसपैठियों को कोई भी रियायत दी जाएगी। नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा। पार्लियामेंट में हमारा विरोध करने वाले लोगों को जरा नजरिया देखिए, असम का मिजाज क्या है, जरा देखोगे तो पता चलेगा। हम असम की अस्मिता और असम के विकास के लिए डटे हुए हैं। हम निरंतर ये कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के लिए असम समेत देश के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है। आजादी के बाद एक ही पार्टी के 55 सालों को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ केंद्र में हमारे बीते 55 महीनों को रखकर तुलना कीजिए। अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या काम हुए हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। पहले की सरकारों ने इस बात पर कम ही ध्यान दिया कि इस क्षेत्र को नजरअंदाज करने से यहां के लोगों को कितनी परेशानी और तकलीफ होती है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को आज भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वाड्रा से ईडी के अफसर लगातार पूछताछ उन्होंने की। वाड्रा ने जायदाद के कुछ नए कागजात ईडी को सौंपे, लेकिन नए सवाल भी सामने आ खड़े हुए हैं। छह फरवरी 2019 पहली पेशी। सात फरवरी 2019 दूसरी पेशी। 9 फरवरी 2019 तीसरी पेशी। प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद को आज फिर ईडी के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ा। तीसरी पेशी के लिए वाड्रा करीब 11:15 बजे घर से निकले और सीधे ईडी के दफ्तर का रुख किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने वाड्रा से आज फिर लंदन की बेनामी संपत्ति को लेकर सवाल दागे। मसलन, क्या सीधे तौर पर लंदन में कोई प्रॉपर्टी खरीदी? क्या कंपनी के जरिए लंदन में कोई प्रॉपर्टी खरीदी? 2007 से लेकर 2012 तक प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के दस्तावेज मांगे। वाड्रा ने आज भी कुछ दस्तावेज सौंपे। Robert Vadra is a law-abiding citizen. He has come all the way to be able to join the procedure so that the truth can be established once for all. चुनावी साल में वाड्रा की एक के बाद एक तीसरी बार पेशी पर सियासी संग्राम भी जारी है। कांग्रेस इसे बदले की भावना से कार्रवाई बता रही है, तो बीजेपी कानूनी एक्शन की दलील दे रही है। ये लोग चोर का नाम तो यूज करते हैं जहाँ की कोई आरोपी नहीं है, वहां तो प्राइमा फेसी केस सिद्ध हो गया चिदम्बरम का, और वकील का कपड़ा पहन के ही जा रहा है, तो कानून की बेइज्जती हो रही है। देश की जनता बड़ी महान है और बहुत समझदार है। कौन कैसा किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, जनता इसको अच्छी तरह से समझ रही है। वो अपनी सारी कारगुजारियों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब हरकत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को ही वाड्रा की पूछताछ पर चुप्पी तोड़ी थी। राहुल वाड्रा के साथ साथ राफेल की जांच की भी मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी वाड्रा के बहाने प्रियंका गांधी को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रियंका के राजनीति में आने के ऐलान के साथ ही वाड्रा के आरोपों वाली फाइल पर पंख लग गए। आज तक ब्यूरो।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के शिलोंग दफ्तर में आज कोलकाता के सीपी पहुंचे। दिन भर सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ करती रही। पूछताछ में शुरुआत में ही 5 सीबीआई के अफसरों की टीम बनाई गई थी, लेकिन शाम होते होते 14 ऑफिसर्स ने राजीव कुमार से सवालों की छड़ी लगा दी। अब कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से कोलकाता पुलिस कमिश्नर से सीबीआई पूछताछ करेगी। खबर बिहार से है। राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर दूर एक बार फिर से 2 लड़कियों को छेड़ा गया है। वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में लड़कियां अपने दोस्त के साथ बात करती दिखाई दे रही हैं और उसके बाद भीड़ इन लड़के लड़कियों पर टूट पड़ती है। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और मनचले उसकी पिटाई करते रहे। जिनके सर पर हैवानियत सवार हो वो रहम की भीख कहां सुनने वाले थे। लड़की को बख्श देने की सभी कोशिशें बेकार चली गई। 4 लड़के अकेली लड़की को घेरे हुए थे। मारपीट का वीडियो बनाया गया। लड़की के साथ गाली गलौज की गई। वीडियो बनाते वक्त लड़की के साथ दिख रहे उसके दोस्त की भी पिटाई की गई, पर वो मौका देखकर भाग निकला। बेबस लड़की चिल्लाती रही, बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन इन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। वारदात के बाद मनचलों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। जो घटनास्थल है उसकी पहचान कर ली गई है। जो इस घटना में संलिप्त हैं 3 लोग जो मारपीट में संलिप्त रहे हैं लड़के लोग, उनकी नाम हमें पता लग गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं बहुत शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। उनके विरुद्ध वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़की के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस को लड़की की तलाश है। उसके बयान के बाद ही आरोपियों पर शिकंजा कसेगा। चल सीधा खड़ा है। कहे तो है ना हमारे जी नहीं भैया, हम लोग जा रहे थे, नहीं कॉफी हो गया था, नहीं इसलिए हम कहे। तुम्हारा घर कहाँ है? इधर जहानाबाद से सटे हुए गया जिले में भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नाबालिग लड़की की पिटाई की जा रही है। लड़की अपने दोस्त के साथ देखी गई और फिर मनचले उस पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, घंटों दोनों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते रहे। वीडियो में जो है एक युवती ये कह रही है कि उससे पूछा जा रहा है घर कहाँ है, तो ये कह रही है घर इमामगंज है। हम लोग सत्यापित करा देते हैं कि कौन है इमामगंज से, कहाँ किस गांव की किस जगह की रहने वाली है और घटना कहाँ की है। उस संबंध में जैसे ही हम लोग सारी सूचनाएं एकत्रित करेंगे उस पर आगे। दोनों ही मामलों में मनचलों ने अकेली दिख रही लड़की और उसके दोस्त को पकड़ा और फिर मारपीट और छेड़खानी की गई। अब पुलिस वीडियो में दिख रहे आरोपियों की तलाश में जुटी है। दावा वही पुराना है, जल्द से जल्द आरोपियों पर शिकंजा कसेगा। जहानाबाद से मुशर्रफ इमाम के साथ पंकज कुमार, गया, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।